ज्ञान के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि कोई एक चीज होनी चाहिए जिसका ज्ञान होगा। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। अगर कुछ है ही नहीं दुनिया में तो किस चीज का ज्ञान होगा? तो सबसे पहली शर्त जो है ज्ञान होने की कि कुछ होना पड़ेगा। वो होने का मतलब, जैसे हम ये कह रहे हैं कि खेती का ज्ञान है तो खेती होनी पड़ेगी। दुनिया में अगर खेती होती ही नहीं हो कहीं तो हमारे पास खेती का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर मैं कह रहा हूं कंप्यूटर का ज्ञान है तो कंप्यूटर तो होना पड़ेगा, तभी मुझे कंप्यूटर का ज्ञान हो सकता है। तो ये जो पहली चीज है, पहली शर्त है ज्ञान के होने की कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना ऐसी होनी चाहिए जिसका ज्ञान होगा। और इसको ज्ञेय कहते हैं, जिसको जाना जाए, जिसके बारे में जाना जाए। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बारे में ज्ञान होगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कोई सचेतन प्राणी होना चाहिए जिसको उसका ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के होने से ज्ञान नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति होना पड़ेगा। सचेतन प्राणी में हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वैसे दुनिया में व्यक्ति, इंसानों के अलावा कुछ अन्य सचेतन प्राणी भी हैं, लेकिन आज की इस बातचीत में हम मानवीय ज्ञान की बात कर रहे हैं और मानवीय ज्ञान के संदर्भ में मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो कोई ना कोई मनुष्य होना पड़ेगा, कोई ना कोई इंसान होना पड़ेगा जिसको उसका ज्ञान होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, दुनिया में सारी चीजें हों, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, किताब, कंप्यूटर, खेती, सब चीज हो, लेकिन कोई सचेतन प्राणी न हो, तो इन चीजों का ज्ञान किसको होगा? बिल्कुल। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ज्ञान दुनिया में बिखरा पड़ा है, इसमें थोड़ी परेशानी है। ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में कुछ चीजें होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं और उनका ज्ञान जो है कुछ और व्यक्तियों को, कुछ और सचेतन प्राणियों को होता है। तो दोनों का होना जरूरी है। एक तो दुनिया में इन चीजों का होना, इन घटनाओं का होना, और उसी दुनिया में कुछ सचेतन प्राणियों का होना। ये जब दोनों होंगे तो एक का ज्ञान दूसरे को होगा। अब ये होगा कैसे? क्या ये संभव है कि पहाड़ हैं और मैं भी हूं, बस इन दोनों के होने से ये ज्ञान हो जाए मुझे? शायद ऐसा नहीं होता। हमारे और उस पहाड़ के बीच में, मैं यहाँ वस्तु का उदाहरण ले रहा हूं, आप किसी घटना का उदाहरण ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं, उसके बीच एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका तो हमारी इंद्रियों की होती है। हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिनकी हम बात करते हैं, इनके माध्यम से कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों के आधार पे हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कुछ प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के विस्तार से उसकी समझ बनाने के लिए हम आगे जब सीखने और संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आज इस प्रक्रिया को प्रक्रिया कह के ही हम काम चलाएंगे कि इस हमें कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए हमारा दिमाग जो है कुछ प्रक्रिया करता है और तब हमारे पास वो ज्ञान आता है। तो अब देखिए, कोई ज्ञान न तो दे रहा है न ले रहा है। जब हम ये कहते हैं कि बड़े ज्ञान देते हैं या गुरु ज्ञान देता है, तो गुरु करता क्या है? गुरु कुछ अनुभव प्रदान करता है। वो सुनने के अनुभव हों, पढ़ने के अनुभव हों, कुछ करने के अनुभव हों, कुछ देखने के अनुभव हों, जो क्लासरूम में चीजें होती हैं। कुछ गतिविधियां होती हैं, कुछ खेल कूद होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कुछ पोस्टर्स होते हैं, कुछ सुनना बोलना होता है। ये सारे अनुभव जो हैं छात्र के पास आते हैं और छात्र जो है इन अनुभवों के साथ एक अंतःक्रिया करता है।
तो इस अनुभव को रिसीव करने में उसके इंद्रियों की भूमिका होती है, और उस अंतःक्रिया करने में, उस प्रक्रिया में उसके मस्तिष्क की, उसके दिमाग की भूमिका होती है, और इस प्रक्रिया में ज्ञान उपजता है, ज्ञान पैदा होता है। इसलिए यहां जो आप देख रही हैं कि ज्ञान के होने के लिए एक तो ज्ञेय का होना जरूरी है, यानी जिसके बारे में जाना जाए, दूसरा ज्ञाता का होना जरूरी है, यानी जिसको ज्ञान होगा, और इन दोनों के बीच किसी प्रक्रिया का होना जरूरी है। तो अब हम कह सकते हैं कि ज्ञान की थोड़ी समझ हमारे पास है।